जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से कहना चाहेंगे कि ये वीडियो आपकी हिंदी शिक्षण विधि को लेकर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथियों, आपके 3 वीडियोज, 2 पवन सीरीज के और 1 इजी नोट से डाल दिया गया है। तीसरा इजी नोट से ये आपका क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। एक वीडियो और बनाया जाएगा जिससे के बाद आपका इजी नोट्स कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है शाम को आपके 1 लाइनर भी कराए जाएं यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा आप खुद ही जानते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटने पाए। क्योंकि आप अभी तीसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तब भी आपको इसी चैनल की आवश्यकता पड़ेगी और चौथे सेमेस्टर के लिए भी आपको इसी चैनल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। खैर कोई बात नहीं, वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। आइए साथियों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हिंदी शिक्षक, हिंदी शिक्षक का महत्व एवं हिंदी शिक्षक के गुण। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी शिक्षक में निम्न में से किन गुणों का होना आवश्यक है। साहित्य के प्रति प्रेम होना चाहिए हिंदी शिक्षक का, विस्तृत अध्ययन उसको होना चाहिए, सशक्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ये सभी। तो हिंदी शिक्षक में एक चीज़ नहीं, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी एक वो संपूर्ण शिक्षक बन के तैयार होगा, एक अच्छा शिक्षक बन के तैयार होगा। साहित्य अध्यापन का संबंध निम्न में से किन अभिव्यक्तियों से है। तो मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति, विचाराभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति, ये सभी। ठीक है, सारी अभिव्यक्ति जरूरी हैं। निम्न में से हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। शिक्षण के प्रति अरुचि। क्या? शिक्षण के प्रति अरुचि, रुचि होनी चाहिए, अरुचि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अरुचि दिया था जबकि रुचि होनी चाहिए। भावानुकूलन वाचन होना चाहिए, प्रभावशाली प्रवचन होने चाहिए, सद्व्यवहार होना चाहिए बच्चों के प्रति, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। लेकिन शिक्षण के प्रति जो अरुचि दिया है, अरुचि नहीं रुचि होना चाहिए था यहाँ पर, कोई बात नहीं। समझ गए? अपने विद्यालय में बाल सभा या हिंदी समितियों के अंतर्गत साहित्य कार्यक्रमों के आयोजन से किस भाषा के अध्ययन के चरों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। मातृभाषा के द्वारा आप बच्चों से संपर्क कर सकते हैं, जबकि संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा राजभाषा नहीं। अगला कह रहे हैं, मौलिक विचारों व भावों की उद्भावना हेतु हिंदी शिक्षक में निम्न में से किन गुणों का होना आवश्यक है। तो हिंदी शिक्षक में मौलिक विचारों, तो मौखिक चिंतन, माँ से मौलिक चिंतन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का कर्तव्य बालक का समाजीकरण करना तो है ही, इसके साथ ही अन्य क्या क्या है कर्तव्य हैं। तो शिक्षक के मौलिक कर्तव्य जो है, शिक्षक का कर्तव्य क्या है? बालक का समाजीकरण करना। और इसके अलावा क्या है? दार्शनिक भाव जगाना, निर्देशक और मित्रवत व्यवहार करना शिक्षक का काम है, इसलिए सभी के साथ चले जाएंगे। शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रमुख विधि का प्रयोग करना जरूरी है। तो शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मूल्यांकन जरूरी है। मतलब जब तक एग्जाम नहीं लिया जाएगा तब तक बच्चे सही से पढ़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 8 में, शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कराता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर के तुल्य माना गया है। उपरोक्त कथन किस शिक्षाविद का है। तो एडम्स का है। आदर्शवाद एडम्स का है। ठीक, ईश्वर एडम्स। शिक्षण में पाठ्यक्रम की अपेक्षा शिक्षक का अधिक महत्व है। उक्त सिद्धांत किस शास्त्र में निहित है। मतलब पाठ्यक्रम से ज़्यादा शिक्षक का महत्व है। तो ये है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, जैसा शास्त्र वैसी बात कर दी, बढ़िया बात है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक किसके सदृश कार्य करता है। तो धुरी के सदृश कार्य करता है, मतलब पहिए की धुरी की भांति कार्य करता है। शिक्षक का अंतिम लक्ष्य ... का विकास करना है। तो शिक्षक का अंतिम लक्ष्य बालक में मानवता का विकास करना है। शिक्षक की उपमा जलते दीपक से किसने की है। तो रविंद्रनाथ
टैगोर साहब ने जलते दीपक से की है। काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है कैसी? प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात से संबद्ध कोई भी क्वेश्चन बने, प्रश्नोत्तर विधि। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो कैसे? सतत मूल्यांकन के रूप में, सतत मूल्यांकन रूप में। अगला है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो ये किया गया 20-15 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्लूम के द्वारा। आप यहाँ से अपनी आंसर शीट को भी मैच कर सकते हैं। अगला 7वां लेसन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो वाचन शिक्षण की विधि जो है व्याख्या विधि, वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन शिक्षण का आधार नहीं है? तो अभिनय जो है वाचन शिक्षण का आधार नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो भाष्य विधि जो है वो रचना शिक्षण की विधि, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भाष्य विधि जो है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अगला, डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो कुमारी वेलन पार्क वेस्ट ने किया, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। 5वां क्वेश्चन कह रहे हैं, कार्ल टर्न बासवर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया? तो इसका होगा बिनेट का योजना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, जी हाँ, श्रम, क्रम, भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो वाचन की कौन सी? क्रम, अक्षर बोध, क्या अक्षर के बारे में बच्चों को जानकारी होना चाहिए। जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। भैया विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो विचार विमर्श होंगे आपस में, विचार विमर्श। आप कंफ्यूज हो सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि में, लेकिन प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, विचार विमर्श। मतलब जहाँ पर एक दूसरे के विचार आपस में लिए जाएं वो विचार विमर्श है। प्रश्नोत्तर विधि में बच्चे सिर्फ प्रश्न पूछें और अध्यापक उसका उत्तर दे, जबकि विचार विमर्श में बच्चे अपना विचार रख सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है सर। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के ... तो क्या है? संक्रमण का, संकलन का, आदान प्रदान का, इन सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। 8वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे आरंभ कराना चाहिए? तो अक्षर ज्ञान से कराना चाहिए। भाई पहली कक्षा है तो सबसे पहले अक्षरों की जानकारी देंगे, बेटा ये का है, ये खा है, ये छोटा आ है, ठीक है, ना कि वाक्य रचना कराने लगेंगे, वार्तालाप से मतलब बातें करेंगे, रंग बिरंगे चित्र दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। पहली कक्षा की बात हो रही थी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहे हैं लिपि का सही ज्ञान एवं भाषा का उद्देश्य किस स्तर का है? तो प्राथमिक स्तर का है। लिपि का ज्ञान और भाषा का अभ्यास जो है वो आपको प्राथमिक स्तर पर। किस विधि में से छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है? तो सृजनात्मक योग्यता का जो विकास होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, आगमन तथा निगमन विधि से सृजनात्मक योग्यता का विकास होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो सहसंबंध विधि में किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निगमन उदाहरण की विधि कहते हैं तो किसको कहते हैं? निगमन विधि को कहते हैं। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन साथियों, 8वां लेसन, हिंदी में अभी किन ग्रंथों की कुछ कमी है? तो कौन से? कोश और व्याकरण की कमी है, ठीक है। निम्न में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो रूपरेखा विधि जो है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? तो चित्र रचना विधि कहलाती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्य शैली में प्रौढ़ता तथा भाषा परिष्कार का काम सबसे पहले किसने किया? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, पहले पंडित ने। किसके निबंध समाज शैली के हैं? तो आचार्य रामचंद्र के जो
निबंध है वो समाज शैली के हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आप सामने देख पा रहे होंगे। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं किसके निबंध समाज शैली के हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समाज शैली के हैं। अगला क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो मौन पाठन का है। गद्य शिक्षण में आपका मौन। अगला है गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे, तो वसुंधरा जो शब्द है पर्याय कथन द्वारा, क्या है, पर्याय कथन द्वारा वसुंधरा किसे कहते हैं उसका पर्याय बता देंगे। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है, तो कहानी और उपन्यास में बाह्य दृष्टि से समानता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है, तो रसवाद कहानी का वर्ग नहीं है, कहानी में कोई रस नहीं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है, तो सौंदर्य अनुभूति उपन्यास का तत्व नहीं है। उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व होता है, तो स्वाध्याय का महत्व होता है। उपन्यास में स्वाध्याय का महत्व होता है। परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली में के कितने रूप होते हैं, तो परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली के 2 रूप होते हैं। कितने, 2 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, व्याकरण के नियम सूत्र एवं संस्कृति के लघु कौमुदी सूत्रों को बालक किस प्रणाली के अंतर्गत सीखता है, तो सूत्र प्रणाली में सीखता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ 1960 में। भाषा प्रयोगशाला विधि में तथा मॉनिटरिंग स्किल में किन साधनों द्वारा बालकों को शिक्षित किया जाता है, तो बालकों को किया जाएगा दृश्य श्रव्य दोनों उपकरणों के द्वारा। ठीक है। शिक्षण युक्तियां अध्यापक के साधन हैं और यदि अच्छे कार्य का संपादन करना है तो उचित साधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है। उपरोक्त कथन है तो किसका है, गार्लिक का है। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में शैली की प्रौढ़ता तथा भाषा परिष्कार का कार्य इससे पहले किसने किया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे, पर्याय कथन के द्वारा समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है, तो मौन वाचन की प्रमुख विशेषता क्या होगी, अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। मौन वाचन में क्या है, देखो हम लोग जब बोलते नहीं अंदर अंदर पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ग्रहण करते जाते हैं, उसका मतलब समझते जाते हैं और तेजी तेजी से पढ़ते जाते हैं। क्योंकि आपको पता है यदि हम मुंह से बोलेंगे तो ध्वनि की स्पीड निकलेगी और आंखों से देखेंगे तो प्रकाश की स्पीड निकलेगी, तो ध्वनि से प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि इससे मतलब हुआ कि देख के जल्दी पढ़ सकते हैं, बोल के नहीं पढ़ सकते हैं। व्याख्या विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम है, तो प्रश्नोत्तर विधि के साथ। क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि के साथ, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, तो क्या सिखाए जाते हैं, अरे ध्वनि सिखाएंगे, ध्वनि अच्छी होनी चाहिए, सुरीली होनी चाहिए, तो स्वर सिखा देंगे। गद्य साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, तो गद्य साहित्य को आपके सूचनात्मक गद्य साहित्य, वर्णनात्मक गद्य साहित्य, भावनात्मक गद्य साहित्य, इन सब में बांटा जा सकता है, इसलिए उपरोक्त तीनों श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, कविता मूलतः जीवन की समालोचना है, उक्त कथन किस पाश्चात्य साहित्यकार का है, तो ये है आपके मैथ्यू एनोल्ड का है। किसका, पाश्चात्य का, बात की ओल्ड से अनोल्ड याद कर लो। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है, तो गद्य शिक्षण में मौन पाठन का है। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता होती है, बाह्य दृष्टि से। ये कर चुके, क्या कर चुके ना, शायद रिपीट कर रहे हैं। छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ, तो छायावाद का प्रवर्तन जो है वो आपका आधुनिक काल में हुआ। काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है, तो आदर्श वाचन का है। काव्य शिक्षण में काव्य की बात कर रहे हैं, कविता की बात कर रहे हैं, आदर्श वाचन।
हैं भक्तकालीन पद्यांशों की भाषा निम्न में से कौन सी नहीं है? तो खड़ी बोली नहीं है। निम्न में से कौन सा आयोजन काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है? तो शोक सभा जो है वो काव्य पाठ के लिए नहीं होती है। पाठ करना है, लंबी सभाएं करनी है, लेकिन शोक सभा थोड़ी नहीं होगा। कहानियों द्वारा नैतिकता अपने आप हृदय में बैठ जाती है, उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो ऐसा आपके कहने वाले एडम्स हैं। ऐसा कौन कहते हैं? एडम्स कहते हैं। कविता वाचन में कितने रूप होते हैं? तो कविता वाचन मतलब कविता जब आप वाचन करेंगे, बोलेंगे, तो कौन कौन से रूप होंगे? राग युक्त वाचन, बिल्कुल राग में तो गाएंगे भैया। भाव युक्त वाचन, उस भाव मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, जैसे भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं, तिरछे खड़े हो जाते हैं, उसी तरह से हम भी खड़े हो जाएंगे। देखें, ढोलक वाले को टेढ़ी गर्दन कर लेता है, गाने वाला भी कुछ अलग से गर्दन मटकाता है। मुद्रा युक्त वाचन, मुद्रा युक्त वाचन बिल्कुल उसी मुद्रा में खड़े होंगे, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अध्यापक का प्रथम कार्य, चाहे वह किसी भी कक्षा में ना पढ़ रहा हो, यही होगा कि वह कविता का सस्वर वाचन करे। इसके उत्तम वाचन में कविता का भाव छात्र भली प्रकार समझ जाएं। उपरोक्त कथन किसका है? तो ऐसी एक राय देने वाले रायवर्ण हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आप यहां पर देख पा रहे होंगे, 9 कंप्लीट करा देंगे। महर्षि पाणिनि और पतंजलि के अनुसार व्याकरण शब्दानुशासन है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा शरीर विज्ञान है। उपरोक्त परिभाषा है तो किसकी है? डॉक्टर स्वीट की है। वाक्य में विभिन्न शब्दों के समूह में क्या अंतर है? व्याकरण इसकी व्याख्या तथा अर्थ उत्पन्न करता है। उपरोक्त कथन है तो किसका है? सांसिन के अनुसार। किसके? सांसिन के अनुसार। भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है, तो ऐसा कौन से कहते हैं? दूरदर्शन प्रकोष्ठ कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। जितना अच्छा भंडार होगा व्याकरण का, ऐसे रट्टा मारो। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगमा प्रणाली भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली, सुगमा प्रणाली। फ्रोबेल कहाँ के निवासी थे? तो फ्रोबेल जर्मन के निवासी थे, यानी कि जर्मनी के निवासी थे। असंगत शब्द है तो असंगत देखो, सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख एक ही बात है, लेकिन प्रलेख जो है वो असंगत है। विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियमों की समझ देने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी को पढ़ने लिखने व बोलने सुनने की आधिकारिक अवसर दिए जाएं। डी ऑप्शन। क्या? विद्यार्थी को पढ़ने लिखने व बोलने सुनने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, ज़्यादा दिए जाएं। व्याकरण के ज्ञान को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णता उचित है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण में की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो आगमन विधि। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख पा रहे होंगे, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो बी ऑप्शन सही होगा। पाठ पढ़ाते समय प्रसंग बस आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। क्या? व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट कर दें। मानव अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया कहलाती है, गद्य कहलाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 8 के बच्चे को शब्द युग्म की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप सी ऑप्शन इसका करेक्ट करेंगे। रोजमर्रा की भाषा से नियम समझाएंगे। रोजमर्रा की भाषा मतलब मातृभाषा, हो सकता है चेंज कर दिया जाए। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे
गद्य शिक्षण से अलग करता है। मतलब कविता जो है वो पद्य होती है और पद्य जो है वो गद्य से अलग हो जाए तो क्या होगा, गेता। मतलब पद्य गाया थोड़ी नहीं जाएगा कि हम लोग कहानी जैसी पढ़ रहे हैं उसे गा गा के पढ़ेंगे। जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो जीवन केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो उच्चतर स्तर के लिए निगमन उपयोगी है, क्योंकि उच्च स्तर के लोग निगमन कर पाएंगे। a+b का होल स्क्वायर लिखा हो, यदि कोई बड़ी चीज़ लिखी हो उसे छोटा, तो बड़े ही बच्चे समझ पाएंगे। आप तो हिंदी के हैं, a+b समझाने लगे। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं, तो इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक आपके मॉरिसन हैं। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान या पद हैं, तो आपके पंचपदी नाम ही है तो 5। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है तो कौन है, B.S. ब्लूम है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, तो कई उत्तर होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कई उत्तर नहीं होंगे। यार हम लोग देखो पढ़ रहे हैं तो इसमें एक ही उत्तर है, उसी को टिक कर रहे हैं, ना कि 3-4 को टिक कर दे रहे। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है, तो व्याकरण शिक्षण की विधि होगी व्यास विधि। सॉरी, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है तो व्यास विधि नहीं है, बाद बाकी आपकी यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की विधि दी गई है। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है, तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ शिक्षक को मिलेगा। किसको मिलेगा, शिक्षक को, वो बच्चों को आसानी से समझा पाएगा। एक समान शब्दों का उच्चारण सीखने वाली विधि है, तो ध्वनि साम्य विधि। एक समान शब्द एक जैसी ध्वनि में आएंगे। उनने की चल, घर, चल है, नल, पर, मत, चढ़, ऐसे करके पढ़ते थे, एक जैसे शब्द उच्चारण जिनका सही होता था। बातचीत अभिनय में किया जाता है, तो बातचीत अभिनय में क्या किया जाता है, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। क्या बातचीत अभिनय में किया जाता है, तो बातचीत अभिनय अलग अलग लोग अभिनय करेंगे, तो विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद किया जाता है। कोई कुछ बन जाए, कोई कुछ बन जाए, मतलब जैसा आपका निबंध टाइप का हो। शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, तो सूक्ष्म शिक्षण की जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना ... कहलाती है, तो पाठ योजना कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता ... है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन में कह रहे हैं ... के पाठ योजना का विचार प्रस्तुत किया, तो किसने किया, ए ऑप्शन, जॉन हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हुई जी हाँ, यहाँ देखिए, एक प्रस्तावना कथन एक छात्र को एक नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है और यह जानने के लिए कि सिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं 15, हर्बर्ट का पंचपदी उपागम से पूर्व J.F. हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण हेतु निम्न पदों का निर्धारण किया, वे हैं, तो वे कौन कौन से हैं, एक से ज़्यादा होंगे। स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था एवं विधि, ये सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर दवे द्वारा 1967, सन याद रखना, 1967 में विकसित किया गया उपागम है, तो कौन सा है, NCERT उपागम है। अगला है, वर्तमान समय में NCERT उपागम के अंतर्गत पाठ नियोजन के किन उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, तो ज्ञान व बोध, अनुप्रयोग एवं कौशल, सी ऑप्शन कह रहे रुचि और अभिव्यक्ति, डी में कह रही ये सभी, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ योजना में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए,
तो निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? भाषा साधारण एवं आकर्षक होनी चाहिए पाठ्य योजना के लिए, लक्ष्यों के अनुसार विस्तृत होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 11वां लेसन है